एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है कि रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट का वीडियोज है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को सिंपल एक एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद 2 मार्क के लिए 3 मार्क के क्वेश्चंस और आज 4 मार्क के क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले बच्चों आप लोगों को ना मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि यार आप लोगों को अगर इक्वेशन याद हो तो स्टेटमेंट लॉज याद करने की जरूरत नहीं कुछ फार्मूले से। जैसे कि इसके लिए फार्मूला है मेरे पास IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। इसी का हम लोगों को प्रूफ भी देना है, यही प्रूफ देना है बच्चों। क्या है फिर, इसको पढ़ना कैसे है सर? सिंपल आपके लिए सवाल है। पहले सवाल की बात करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन, और बाद में उसका ये जो फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को। तो पहले स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क्स है, डायग्राम के लिए आधा मार्क है, एक्सप्लेनेशन के लिए आधा, और बाकी जो भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज करने वाले हैं उसके लिए भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में देखना है तो वन शॉट लेक्चर देखो यार, वन शॉट लेक्चर से बहुत बड़ा फायदा होता है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ना है। ये I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IC मतलब सेंटर से पास हुई वाली उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया। M इज द मास ऑफ द बॉडी पूरी, और H इज द दो एक्सिस जो है पैरेलल एक्सिस भैया, क्योंकि हम लोग पैरेलल एक्सिस का ही थ्योरम देख रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। ये कोई भी एक्सिस है, ठीक है। इज इक्वल टू, इज डिफाइन एज भी बोल सकते हैं। देखो इन दोनों का सम है, देख रहे हैं आप लोग, सम है, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द, ये सेंटर से वी वाली, इसलिए पासिंग थ्रू द सेंटर बोल सकते हैं। देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल भी गया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पासिंग, देखो यहां पे लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल ऑफ अ गिवन एक्सिस। जो भी गिवन एक्सिस है इसके पैरेलल है, और ये पास कहां से हो रही है? सेंटर से हो रही है। कहां से? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मास जो ये बॉडी का मास कोई सेंटर होगा उससे पास हो रही है, मतलब बॉडी का कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास जहां कॉन्सेंट्रेट वाला है वहां से पास हो रही है। बाद में क्या है भैया? एंड प्रोडक्ट भैया किसका? मास ऑफ द बॉडी का है, या ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। एंड स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका भैया? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस, समझे? मतलब मुझे ये बताना है, ये स्टेटमेंट जिन लोगों को पढ़ते आता, रीड करने आना चाहिए, मतलब हर कोई फार्मूला आपके साथ कुछ देना चाहता है, कुछ नॉलेज देना चाहता है, तो आपको गेन करना आना चाहिए। बस वही लोग नहीं क्या भैया, ये स्टेटमेंट इससे बनते हैं। दोबारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज, बोलो, या द सम ऑफ, कौन है भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कौन है? अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास हुई, लेकिन कौन सा, किसका सेंटर भैया? इस पूरे बॉडी का जहां मास कॉन्सेंट्रेट हुआ वाला है वहां का सेंटर है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। गॉट इट? ये इसका सेंटेंस बन गया। अब ये डायग्राम आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एक छोटा सा यहां पे कहीं पे भी मास ले सकते हैं, मुझे ज्योमेट्री के लिए थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। डी पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा मास, ये टोटल बॉडी का मास कैपिटल M है, और इन छोटे ऐसे बहुत सारी, इसमें तो लाखों करोड़ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे बने वाली है। तो छोटा सा मास का पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे इस एक्सिस पे, है ना। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, यहां कितना है, दोनों देखने वाले। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा द कंसीडर द ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी मास, या ऑब्जेक्ट जो भी है उसका मास है कैपिटल M, है ना। लिख सकते हैं C इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि MOP एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड, या ACB पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा फेंकना है भैया, फेकालॉजी, फेकालॉजी जिनकी अच्छी है उनको ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन होने की जरूरत नहीं है। फेकालॉजी फेंकना आना चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस का जो ACB जो एक्सिस है, देखो ACB, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए ऐसे लिखा है मैंने। तो इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ, वहां से कितना डिस्टेंस है? CD डिस्टेंस है भैया, देखो CD डिस्टेंस मल्टीप्लाई मास। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू MR², मास इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कौन सा मास है? ये dm मास है। कितनी दूरी है इस एक्सिस से? cd इतनी दूरी है। कितना मास है? dm है। देखो cd स्क्वायर इंटू dm, इक्वेशन 1 नाम दे सकते, देना है तो कोई मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है भैया, इस एक्सिस से इस पॉइंट ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है देखना पड़ेगा, और वो एक्सिस है भैया, यहां पे एक्सिस नाम दे सकते हैं। ये जो एक्सिस थी ये भी एक्सिस है, यम ओ पी दिख रहा है आपको, यम, देखो यम ओ पी, ये यम अलग है, यम मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। अब इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं? इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूं, ऐसे एक ही पार्टिकल नहीं है भैया, एक पार्टिकल रहता तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे तो लाखों करोड़ों ऐसे पार्टिकल्स है, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। इसका जैसा मास होगा वैसे सब मास यहां पे सेंटर ऑफ एक्सिस पे जहां कॉन्सेंट्रेट हुआ, इसलिए इंटीग्रेशन। अब देखो डिस्टेंस का स्क्वायर ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम, इक्वेशन 2। कोई शक है भैया? मुझे यहां पे फ्रॉम द ट्रायंगल, थोड़ा सा बुक से हट के पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, यहां पे ओ एन डी दिख रहा है, गॉट इट, ओ एन डी। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि भैया ये 90 एंगल है, या हाइपोटेनियस बेस और ये हाइट है। तो ओ एन डी में पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आप लोगों को दिख रहा है यहां पे ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। कोई शक है भैया? एक काम करते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करके लेने की कोशिश करता हूं। ओ डी स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, ओ एन ये दो टुकड़े बने हैं, ओ सी और सी एन, ओ सी एन सी एन। तो यहां पे ओ सी एंड सी एन ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पे एन डी का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर एन डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी बोलो, या ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और बी का स्क्वायर। एक काम करने जा रहा हूं भैया, सी एन इंटू डी एन, यहां पे आपके पास एक छोटे मियाँ ट्राइंगल है, वहां पे उसका नाम, इस ट्राइंगल का देखो सी एन डी दिख रहा है आपको, सी एन डी एक छोटा ट्राइंगल है। अगर छोटे ट्राइंगल में देखा जाए तो सी डी स्क्वायर, ये इसका सी डी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि भैया यह हाइपोटेनियस स्क्वायर है, बेस है मेरे पास सी एन स्क्वायर और हाइट है एन डी स्क्वायर, मतलब इन जगहों पे मैं सी डी रख सकता हूं, गॉट इट। तो यहां पे ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर टॉइस ओ सी सी एन, ठीक है, प्लस इन दोनों के जगह पे सी डी स्क्वायर रख सकता हूं। एक काम कर सकते भैया, हम लोगों को क्या करना, इंटीग्रेशन करके दोनों तरफ यहां पे मैं डीएम मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा? ओके, थोड़ा सा दिख रहा नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को नीचे करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको? देखो यही कहानी है, बस सी एन इंटू डी एन के जगह पे सी डी डाला है, क्योंकि छोटे मियाँ ट्राइंगल ने मुझे दिया है ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन किया, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन करते हुए दोनों तरफ मल्टीप्लाई डीएम किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते भैया, बहुत सिंपल है। अभी मुझे बताओ, यहां पे ओडी स्क्वायर इंटू डीएम, इसका आंसर है आईओ, ये है आईओ। वेरी गुड सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं सेपरेट करने जा रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर इंटू डीएम, गॉट इट। इसको भी सेपरेट करूंगा, टॉइस बाहर निकालता हूं, और ओसी की जो वैल्यू है ना, याच है, बाद में डालते नहीं तो, ठीक है, या डाल सकते हैं। यहां पे यच भी कांस्टेंट होगा भैया, ठीक है। बचा क्या है यहां पे, ओसी, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन है ना, सी एन, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, वही बोल रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम प्लस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस एम को हटा रहा हूं यहां पे, कि यहां एक बात ध्यान रखनी है कि ओसी जो था वो यच गॉट इट। चलो आईओ ओसी स्क्वायर इंटू डीएम, ओसी स्क्वायर इंटू डीएम, ओसी कोने यच है तो यहां पे डाल सकता हूं यच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, समझे। ये टॉइस यच रहने दो यहां पे, इसी को सी एन इंटू डीएम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डीएम, ये आईसी है। वेरी गुड सर, बट आपको एक पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
ओनली m रेस्ट टू 1 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका इंटीग्रेशन वैसे आता है। तो IO यहां पे हम लोग लिख सकते हैं m h स्क्वायर। देखो ये m है वैल्यू, ये h स्क्वायर है। यहां पे इसकी वैल्यू जो है भैया मैं टॉइस h इंटीग्रेशन cn इंटू dm की वैल्यू 0। क्यों? इसका रीजन है मेरे पास, अगर सेंटर ऑफ मास गिना जाए, कोई सेंटर ऑफ एक्सिस पास होती है उसी चीज में से जहां सेंटर ऑफ मास हो, वहां इसका आंसर 0 मिलेगा। अरे मैंने पूछा है कि यहां सेंटर ऑफ मास है, उसी में से एक्सिस पास हो रही है। जैसे सेंटर ऑफ अर्थ का मास कितना है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है, वैसे सेंटर ऑफ मास वहां पे 0 होगा। प्लस यहां पे IC थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, ये 0 होगा भैया, मल्टीप्लिकेशन में है, तो IO इस IC को इधर उठा के लाएंगे mh स्क्वायर। दिस इज द प्रिंसिपल, जो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, ये मुझे मिला है, प्रूफ हो गया। आपको क्या करना है, इसके लिए 1 मार्क है भैया। डायग्राम लिखो, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको फेकोलॉजी के नाम से बताया, एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आधा मार्क हो गए, 2 मार्क। ये करोगे तो आधा मार्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गए 2.5, ये वैल्यू गिल्यू पुट करना आधा मार्क। ठीक है, यहां पे किसकी क्या वैल्यू है, इसके लिए आधा मार्क, किसकी मतलब DM की m है, ये भी लिख सकते हो। OC की यहां पे डायरेक्टली OC की वैल्यू h है, और फाइनली आंसर जो निकले आधा मार्क, ऐसे 2 मार्क, ये 2 मार्क 4। देखो 1 मार्क डायग्राम का आधा 1.5, एक्सप्लेनेशन का आधा 2, 2.5, 3, 3.5, 4, तो ये 4 मार्क के लिए। शायद इसको और भी कम भी कर सकते, कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तब तक स्क्रीनशॉट निकालना है आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए बच्चों, व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम। पहले हम लोगों को इसकी डिफाइन लिखना पड़ेगी। नंबर 1, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कभी कभी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी सवाल आता है। हाँ, ये क्वेश्चन बैंक में दिया इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को बस। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखी जाए, तो मैंने देखो हर की वर्डिंग अलग हो सकती है, तो हम लोग पहले ऐसे लिखते थे, अ स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय द लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब सीलिंग फैन जो घूमता है वो, टेबल फैन हो तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो यहाँ पे बॉब लिया जिसका मास m है भैया, B पॉइंट पे, तो इसका नीचे mg से नीचे उछलता होगा, टेंशन आता होगा स्ट्रिंग के ऊपर, 2 कंपोनेंट निकालने पड़ते, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, पता है ना आपको। तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, ये टेंशन के कंपोनेंट है। ठीक है, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा भैया, ये रेडियस है, बोल सकते हैं, ऐसे बोलना है तो कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे। सबसे पहले इसकी डिफाइन आपके बुक्स में थोड़ी सी अलग है, मीनिंग सेम है, मैंने जो डिफाइन बताई वही है, तो इसलिए डिफाइन के ऊपर फोकस किए। और टीनी मास कनेक्टेड टू द लॉन्ग, मतलब एक छोटा सा एक मास लगाना है और एक लॉन्ग रस्सी लेनी है, वो रस्सी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, एंड मासलेस, मतलब उसका मास ना हो, नहीं वेटलेस होना चाहिए। एक्चुअली ये आइडियल पेंडुलम जैसी बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब ऐसे रबर जैसी, मतलब खींचने के बाद खींचनी नहीं चाहिए हो, ठीक है, स्ट्रिंग, एंड सस्पेंडेड टू द रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है भैया, नाम दे सकते हैं। ये रिजिड सपोर्ट को बांधनी है आप लोगों को, और रिवॉल्विंग इन अ स्ट्रिंग, इसको रिवॉल्व करना है भैया ऐसे, यहां पे सर्कुलर पाथ में, है ना, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन करे, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये अपनी डिफाइन आपके हिसाब से लिख सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले भैया ये होगी डिफाइन, इसके लिए आधा मार्क, डायग्राम आधा मार्क। इसमें 2 डायग्राम से आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई बंदा यहां बैठा हो तो उसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो उसको क्या लगेगा, यार मुझे कोई बाहर से खींच रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो सकता है, जो कि दूसरी डायग्राम इसमें बुक्स में, ठीक है, वो इसको फीलिंग आएगी कि मुझे कोई बाहर फेंक रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो बंदा यहां पे बैठा है ये रस्सी पे या इस पत्थर पे, ठीक है, और अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे लगेगा ये गोल बंदा फिर रहा है, घूम रहा है ऐसे, तो गोल घूमती कौन सी चीज है,
जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का बाहर से देख रहा हूं, बाहर से देखने से ये लग रहा है कि इस बंदे को कोई अंदर खींच रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पहले लिख सकते हैं कि यहां पे m इज द मास ऑफ द बॉब, स्मॉल बॉब ऑफ द बॉस, या टिनी मास बोल सकते हैं, ठीक है। उसका वेट नीचे mg है ना, और यहां पे टूवर्ड द सेंटर जो खींच रहा है लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। टी cos थीटा, टी sin थीटा, टू कंपोनेंट रिजॉल्व द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। टी cos थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, टी sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लिख सकते हैं। ये लिखने की कला है आपकी। चलो, तो ये फेकोलॉजी होगी, आधा मार्क। हम लोग लिखने जा रहे हैं पहले टी साइन थीटा, मैं टी नॉट लिखूंगा नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप लोग सेंट्रीफ्यूगल भी बोला तो उसका मैग्नीट्यूड एम आर ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर है, तो ये इक्वेशन लिखना कोई टेंशन बात नहीं रहेगी। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है भैया टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो एम जी को, इक्वेशन नंबर 2। कोई शक है भैया? हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट बाय सेकंड। देखो फर्स्ट बाय सेकंड कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है टी साइन थीटा, ठीक है। यहां पे इसका है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये है एम जी। एम से एम को मार दो, टी से टी को मार दो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है। अगर मैं आर और जी को यहां फेंक दूं, मतलब इधर शिफ्ट कर लूं, तो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर बनेगा। देखो ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में गया। लेकिन आर क्या है, तो ये अगर छोटे ट्रायंगल देखा जाए यस सी बी में, तो हम लोग ये इसको साइन थीटा लिख सकता हूं, ये डिवाइड बाय ये। बस समझ में आ रही भैया मैं क्या कर रहा हूं? ये अपोजिट साइन डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू यल साइन थीटा, ठीक है। r की वैल्यू यल साइन थीटा मिल रही है मुझे लगता है यहां पे पुटअप कर सकता हूं, इसको ओमेगा को यहीं रखूंगा मैं, ठीक है। g साइन थीटा एज इट इज है भैया। r की वैल्यू मेरे पास यल साइन थीटा और ये कॉस थीटा यहीं कहीं रखते हैं। साइन से साइन को मार दो ताकि यहां पे ओमेगा का स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा भैया, g डिवाइड बाय यल कॉस थीटा। अब यहां पे पीरियड की एक डिफाइन लिख सकते हो, टाइम पीरियड की, टाइम टेकन बाय द बॉब या टीनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम लिखो, क्या लिखना है? टाइम टेकन बाय टीनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द, है ना, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। गॉट इट? इसके लिए फार्मूला है भैया मेरे पास टॉइस पाई बाय ओमेगा, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई ओमेगा की वैल्यू मेरे पास g यल कॉस थीटा, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने का हक दिया गया है, लेकिन डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर लिख सकता हूं और इस कहानी को यही खत्म कर सकता हूं। यह था हमारा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन। कैसे? 1 मार्क के लिए आपको इसके डिफाइन लिखनी है, डायग्राम यहां पे एक आधा मार्क के लिए, सॉरी, ठीक है। लेबलिंग, स्पेशल डायग्राम के ऊपर भी सवाल होते हैं, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, मतलब डायग्राम और इसकी लेबलिंग लिखोगे तो आपको 2 मार्क। ऐसे भी कभी कभी सवाल आ चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है भैया, जो फेकोलॉजी में मैंने डाल देता हूं, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको 2 इक्वेशन आधा मार्क, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकाली आधा मार्क, पीरियड की यहां पे डिफाइन या फार्मूला आधा मार्क, और इसका आधा मार्क। देखो 1 मार्क, आधा 1.5, एक्सप्लेनेशन आधा 2 मार्क, 2.5 मार्क, 3 मार्क, ये पीरियड लिखा आधा मार्क, फाइनल इक्वेशन आधा मार्क, 4 मार्क हो गए भैया। इस तरीके से आपको सवाल बोर्ड में, ये क्वेश्चन को 3 मार्क के लिए भी बना सकते हैं। तब डिफाइन को आधा मार्क देते हैं, इस डायग्राम को आधा मार्क देते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन को मार्क नहीं रहता है, तो ये भी फंडा यूज कर सकते हैं। तो चलो 3rd नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, तब तक स्क्रीनशॉट निकालना भैया। नेक्स्ट सवाल है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड हो लेकिन सेफ्टी हो, मतलब उसमें हम लोगों को धोखा ना हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, या गड्डी मेरे रोड के नीचे नहीं जाना चाहिए।
स्पीड विद व्हीकल कैन बी सेफली ड्राइव अलोंग द कर्व बैंक रोड। बैंक रोड है मतलब एक्चुअल में क्या भैया कि हमारी गड्डी चल रही है ऐसे इस रोड पे, तो तब रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं कि ये अपर लेवल है, इनर लेवल है या आउटर लेवल। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा रोड को है ना, ये एक्चुअली ये रोड था, ये ऐसा था, लेकिन मुझे इसको ना ऊपर देखो थोड़ा सा रोड ऐसे बनाते, ऐसे देख लेना, ऐसे एक पार्ट नीचे होता है जहां पे टर्न होता है वहां पे, तो इस रोड को थोड़ा सा ऊपर खींच के हुए ये ऐसे बनाते। मतलब रोड की एक्चुअली ऐसी होना चाहिए थी, रोड को भरते ही मट्टी पत्थर डाल के भरते और एक अपर लेवल करते कि इनर लेवल लगते। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता भैया, अगर कोई बंदा यहां पे फास्ट जा रहा है तो ये रोड यहां पे क्या करेगा कि इधर खींचेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर तो इधर खींचेगा भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। साथ में फ्रिक्शन भी, जो फोर्स लग रहा है, जो आपका मोशन हो, इसके अपोजिट रिलेटिव मोशन लगता है। मतलब मेरी गड्डी इधर जा रही है, रोड के बाहर जा रही है, तो फ्रिक्शन भी बचाता है। मतलब ऐसे दो फोर्सेस यहां पे बचाने की कोशिश करते हैं, अपर लिमिट कहते हैं उसको एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन बातें करते हैं। पहले यहाँ पे डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले। तो ये हमारी इस रोड पे है गड्डी कहीं खड़ी, ठीक है। तो इस गड्डी का मास होगा, इसके मास के कारण नीचे mg होता, ओके। इसका देखो ये परपेंडिकुलर ऐसे होता है, लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लाइंड है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो फोर्स है हमारा यहाँ पे है, व्हाट इट, यहाँ पे ये जो है भैया, जहां देखो ये थीटा बन रहा है ना, हमने रोड को उठाया ऐसा थीटा से, तो ये थीटा बनेगा। आपको कैसे थीटा समझ में नहीं आ रहा तो स्पेशल लेक्चर देखो भैया, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा का कौन सा कंपोनेंट भैया, किसका कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन का। साथ में भैया और एक कंपोनेंट हो सकता है ये, जिसको हम लोग कह सकते हैं यन साइन थीटा। देखो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। लेकिन ये नॉर्मल के दो कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए, होगी ये, ठीक है। अब देखो ये हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। अब हम लोगों को यहां पे मेरी गड्डी अपर लिमिट है, मतलब ज्यादा स्पीड में चल रही, जूम स्पीड बढ़ रही। जूम बढ़ने से क्या होगा, ये टर्न था, शायद मेरी गड्डी इधर स्ट्रेट जा सकती है ऐसे, ये गड्डी स्ट्रेट गई है ऐसे, तो ये रोड छोड़ के बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन क्या करता है, अगर ये स्पीड है आपकी तो ये बाहर जाना चाहिए, मतलब ये ऐसे, मतलब ये बाहर जाना चाहिए थी, ये फ्रिक्शन बचाएगा उसको, ये इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, या फ्रिक्शन बचाएगा। फ्रिक्शन बोलेगा जो हो रहा है उसको अपोज करो, मतलब ये गड्डी बाहर जाना चाहती थी, वो फ्रिक्शन बचा रहा है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा ये यहाँ पे, इसको कहते हैं, जिसके देखो ये थीटा होगा ना यहाँ पे, तो ये एफ एस कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा है, तो एफ एस साइन थीटा। बात समझ में आ रही भैया? कभी कभी ये लाइन एक ही दिखाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और ये एक ही लाइन दिखा सकते। मैंने जानबूझकर सेपरेट निकाली, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपकी डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फेंकना है, फेकोलॉजी, कि यहाँ पे पहले वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg है ना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द ये गड्डी को है। इसके देयर आर द टू कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इज द n cos theta and horizontal component of the normal reaction n sin theta. Friction oppose the relative motion, तो there are the two component is the horizontal and vertical component, जो है f cos theta f sin theta लिखने हैं आप लोगों को। ये होगी आपकी फेकोलॉजी। लोग बोलते हैं यार लिखना क्या है, कुछ नहीं, यही फेकोलॉजी लिखनी है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मुझे बता भैया, ये और ये एक ही लाइन पे है और ये फोर्स प्रोवाइड करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। कोई गड्डी है चल रही है, पीछे से कोई मंकिया आ गया, गड्डी को लटक गया, तो गड्डी वापस नहीं आती। गड्डी का जो बंदर लटक गया गड्डी को, गड्डी मतलब गाड़ी यार, ठीक है, तो उसका फोर्स जो है पूरा की पूरा सेंटर की तरफ होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है n sin थीटा और f cos थीटा। तो इसलिए यहां पे मैं लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए m स्क्वायर बार ये होगा n sin थीटा प्लस f s cos थीटा। कोई शक है? इक्वेशन नंबर 1 है, Got it? अब n cos थीटा को ये दो फोर्स से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि गड्डी ना तो अंदर जा रही ना ऊपर, अपनी जगह पे। मतलब एक फोर्स है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा यार, 10 न्यूटन से दोनों एट ए टाइम खींच रहे,
तो मैं ये खड़ा रहूंगा। तो इसीलिए यहां पे n cos थीटा को बैलेंस करने में हमारे पास fs sin थीटा प्लस mg है। मुझे mg फाइंड करना है, इसलिए mg को यहां रखता हूं। यहां पे ये इधर गया तो माइनस होता है, इसलिए n cos थीटा ये माइनस होगा इधर जाने से कारण, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? क्या किया? कुछ ही नहीं, मुझे mg निकालना था, ठीक है, तो ये इधर गया तो माइनस होता है, बस डिवाइडिंग फर्स्ट है ना, या फर्स्ट बाय सेकंड करते। चलो फर्स्ट इक्वेशन है भैया mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय mg, ठीक है। ये मेरे पास n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा डिवाइडेड बाय भैया ये लिखना है मुझे, ये इक्वेशन n कॉस थीटा माइनस fs साइन थीटा। m से m को मार दो, बचा है मेरे पास v मैक्स, बोल सकते हैं इसको। v क्या है? मैक्स है, लेकिन ना ये मैक्सिमम अपर लिमिट देख रहे हैं ना हम लोग, डिवाइड बाय आर जी। और साथ में एक और बात बताओ भैया, यहां पे एक और लिख सकते थे mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज ग्रेटर दैन n साइन थीटा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है भैया n साइन थीटा से, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, लिखा है बुक्स में, है ना, करेक्ट भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है यहाँ पे, ओके। इसलिए सेंटर एक्चुअली इस रोड पे दिखता नहीं है, ये रोड ऐसा रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, सेंटर वाला फोर्स ज्यादा होता है यहाँ पे, गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे हर टर्म को n साइन थीटा डिवाइड बाय n कॉस थीटा, ध्यान देना भैया बहुत इंपॉर्टेंट, fs कॉस थीटा डिवाइड बाय n कॉस थीटा। क्या मतलब है समझा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं हर टर्म को n कॉस थीटा से डिवाइड करना है। क्यों करना है इसका मतलब भी समझाता हूं मैं। n कॉस थीटा, देखो हर चीज के लिए रीजन होता है, n साइन थीटा डिवाइड बाय n कॉस थीटा। बच्चों क्या है, मुझे इस टर्म में tan थीटा आना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि मेरी गड्डी इस रोड को टैंजेंशियल चल रही है ना, टैंजेंशियल समझते ना, मराठी में हम लोग या हिंदी में बोलते हैं स्पर्श करके जा रही है किसी चीज को ऐसे, तो रोड का और टायर का यहां पे फ्रिक्शन मतलब टैंजेंशियल है, टैन इस्तेमाल करना इसलिए, ठीक है। तो टैन टर्म लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो आप लोगों को इससे एक बात समझ में आई कि ये v स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी। मैं v मैक्स क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, अपर लिमिट है इसलिए। देखो n कैंसल, साइन बाय कॉस होता है टैन, क्या यहां पे कैंसल करके दिखाऊं? ठीक है, ये कॉस कॉस मरेगा, fs बाय n ये होता है म्यू एस। आप लोगों को दिखाता हूं, fs बाय n इज इक्वल टू म्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला याद होना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th में पढ़े थे, जिनको पता ना हो तो याद रखो, ठीक है। यहां पे n cos दोनों गए मतलब 1 है, यहां पे माइनस, यहां पे f बाय n म्यू एस है भैया, और साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, समझे भैया। तो v मैक्स मुझे निकालना था, तो मुझे लगता है ये स्क्वायर है, ये आर जी, इसको ब्रैकेट में रखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, समझे भैया। इसका अगर स्क्वायर गया तो ये रूट में भी आ सकता है, ये हो गया हमारा v मैक्स। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भैया। मुझे लगता है कि सभी को ये v मैक्स समझ में आता होगा कि मैक्सिमम स्पीड, ये होगा यहां तक क्वेश्चंस, यहां तक क्वेश्चन। ये और मैं एक क्वेश्चन दिया, शो दैट द एंगल जो है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द व्हीकल, और मैं इसको समझाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। यहां पे कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 मानते, स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं है मान लेते, यहां पे कंसीडर करते कि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो v मैक्स को लिख सकता हूं मैं, यहां पे दिखाई तो दे रहा भैया, ओके, ऑल इज वेल। तो यहां पे लिख सकता हूं रूट ऑफ, देखो आर जी टैन थीटा प्लस 0, यहां पे 1 माइनस 0 टैन थीटा, मतलब भैया v मैक्स मिल रहा है, यहां पे ये 0 है, ये 0 है, डिवाइड बाय 1 है, तो ये आर जी टैन थीटा लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है। अगर टैन थीटा v मैक्स का स्क्वायर करूं तो ये आर जी टैन थीटा बचेगा, मतलब टैन थीटा अगर लिख दूं तो ये v स्क्वायर बाय आर जी होगा, सही है भैया। या ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, टैन इनवर्स लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय आर जी,
मुझे बता भैया, इसमें मास कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट द मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादा यहां पे डिस्कशन करने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पे ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए यहां हम लोग इसको यही खत्म करते हैं, ठीक है। ये वर्डिंग में लिखना है, मास ऑफ द व्हीकल इज इंडिपेंडेंट। तो ये था भैया आपके 4 मार्क के सवाल। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, नहीं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर